और ये मैं समझता हूँ कोई गुलाम अपने गुलामों की पार्टियां तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है कि बैठ जाओ खड़े हो जाओ, ये अमरियत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। कुछ सियासी कश्मकश की बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। डील और ढील की बातें एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में जुबान ज़द-ए-आम है। हफ्ता दो हफ्ता पहले तक हम ये सुनते आ रहे थे कि नवाज लीग की जानिब से कुछ बैठक हुई है, कुछ श्योरिटीज दी गई हैं और नवाज शरीफ के वापसी की बातें भी हमने सुनी। अयाज सादिक ने इस हवाले से यह भी कहा कि वो लंदन जा रहे हैं और वापसी पे वो नवाज शरीफ को शायद लेते हुए आए। बाद में कुछ इन खबरों के हवाले से तरदीद भी सामने आई और यही कहा गया कि ऐसी बातें नहीं हो रही हैं और इंप्रेशन खैर ऐसा ही दिया गया। अब ताज़ा खबर यह है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात का यह कहना है कि नून लीग के अंदर इख्तलाफात हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 4 अहम रहनुमा हैं, उनकी किसी से मुलाकात हुई है। गो कि वो किसी के हवाले से उन्होंने इस चीज़ को बताया नहीं कि वो जो किसी हैं क्या वो पॉलिटिकल सेटअप से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या वो सियासी शख्सियत हैं या फिर नहीं है, और ये भी नहीं उन्होंने बताया कि वो 4 शख्सियात कौन हैं। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की जानिब से इस हवाले से कुछ नाम सामने आते रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर की बात की जाए तो आज उनकी जानिब से जो बयान सामने आया, उनका तो यही कहना था कि अब हुकूमत का जाना हफ्ते महीनों की बात नहीं है, चंद दिनों की बात है। और इससे पहले उनका जो बयान आया था उस पर गो के शाहिद खाकान अब्बासी ने तो कहा कि हम इनके इस बयान से मुत्तफिक नहीं है। ताहम उनका बयान यही था कि हर तरीके हुकूमत को घर भेजेंगे। अब इस हर तरीके में कौन कौन से तरीके आते हैं ये तो साफ जाहिर है। एनी हाउ इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हमें ज्वाइन करेंगे। ताहम अभी इस वक्त पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ तज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपके वक्त का। और आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मीर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूँगा। जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है और जो खास तौर पर बातें सामने आ रही हैं डील और ढील के हवाले से, क्या आप समझते हैं कि ये वो जो अवामी मसाइल हैं जिनसे अवाम गुजर रही है, जिस महंगाई का सामना अवाम कर रही है, उनसे फोकस हटाने के लिए ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों की जानिब से इस तरह की बातें की जा रही हैं? देखें, ये डील की तो काफ़ी पुरानी बात चल रही है कि जी डील हो रही है, कोई कहता है डील हो रही है, डील हो रही है। बड़ा सिंपल सवाल है, ये डील मांगी किसने है इसका नाम ले लें, डील दे कौन रहा है उसका नाम ले लें, सिंपल इज़ दैट। ये हवाई फायर हो रहा है हर तरफ से कि जी वो डील ले रहे हैं या ये मांग रहे हैं या फलाना करें। अगर आप अपोजिशन से पूछो वो कहते हैं भाई हम तो कोई डील हमें चाहिए नहीं है। और अगर अपोजिशन इस तरीके से या पर्टिकुलरली आप PMLN की बात करते हैं, अगर वो डील में आते हैं तो वो खुद अपने आप को इनकम्बिनेट कर देते हैं कि हाँ भाई वो वाकई गिल्टी थे, तो ये डील क्यों लेंगे। ये देखें ना, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। ये डील क्यों मांगेंगे? वो तो कह रहे हैं कि भाई आपने हमारे पे गलत इल्ज़ाम लगाए हैं और आप हमारा फेयर ट्रायल करें। तो अगर उसके अंदर डील अगर आ जाती है तो ट्रायल तो भाड़ में गया ना, फिर तो कानूनी कार्रवाई खत्म होगी, फिर तो डील पे हर चीज़ बेस होगी। सो आई डोंट थिंक कि PMLN किसी डील पे जाएगा एंड आई डोंट थिंक नोइंग इमरान खान कि वो कोई डील देगा। ये हवाई फायर चल रहे हैं, आप कह लो कि पॉलिटिकल गिमिक्री चल रही है और इसके अंदर और कोई वजूहत नहीं है। अब बात आती है आगे आपने कैसे चलना है। एक ही तरीके से आपने आगे चलना है जिसकी आप और मैं और हम सब टेलीविजन पर बैठ के कहते हैं महंगाई होगी है। भाई महंगाई पूरी दुनिया में है, हर जगह होगी और होती रहेगी। मैंने हमेशा कहा है कि जब ये 67 के अंदर अयूब खान की हुकूमत गई थी, 4 आने चीनी बढ़ी थी ना, तो जब वो हुकूमत चली भी गई क्या चीनी कम होगी? कम पैसों पे आ गई? कोई नहीं आई, वो तो उसी तरह चलती रही आगे। तो महंगाई हमेशा चलती है और जो भी आपने नून को देखा, इसके खिलाफ एहतजाज हुए, हाँ जी महंगाई होगी। आज इसके PTI के हैं, पहले
पीपल्स पार्टी के साथ इस तरह हुआ। आसिफ बाजवा साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगा। अब डील की बातें एक बार फिर से होना शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिन अरकान के नाम सामने आ रहे हैं, खासतौर पे जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के नाम लिए गए हैं, क्या उनसे पार्टी के अंदर पूछगछ हो रही है? किसी ने उनसे पूछा है कि ऐसी कुछ बात हुई है या फिर हो रही है, या फिर बस हवा में बातें हो रही हैं, वो भी कर रहे हैं और आप भी ऐसे ही जवाब दे रहे हैं? नहीं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। गुजारिश ये है कि ये जो बात करते हैं ना डील की या डील की, सबसे पहली बात तो ये है कि किसने किससे डील की बात की, ये बात की जानी चाहिए और उसकी एविडेंस दी जानी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जब तकरीबन 3.5 साल हो गए गवर्नमेंट को, 3.25 साल, और ये पहले दिन से चोर चोर एनआरओ का नारा लगाते थे कि एनआरओ नहीं दूंगा, अब ये डील और डील की बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने आपके सामने, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर इल्म है, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का कोई भी शख्स जो है वो किसी एस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर से कतई तौर पे मुलाकात नहीं करेगा, और उसके बाद किसी भी शख्स ने कोई मुलाकात नहीं की। अगर इन्होंने किसी ने जो इन्होंने 4 नाम लिए हैं, अगर ये साबित करे तो फिर हम उस पर बात करेंगे। लेकिन सर, अब यहां पे सवाल ये उठता है कि जब शाहिद खाकान अब्बासी ये बात करते हैं कि इस हुकूमत के पीछे बेसाखियां हैं, वो बेसाखियां उठेंगी तो ये हुकूमत गिर जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद ये कह रहे हैं कि अवामी ताकत से ये हुकूमत जाने वाली नहीं है, खुद ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर ये मार्च किस बात का, फिर ये सारी बातें किस बात की हैं? सर मैं हाँ बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन इसकी बाबत मैं शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट को रेफर करता हूं। उन्होंने ये खुद फरमाया है कि पीटीआई के सर पर जिसका हाथ है वो पीएमएलएन के सर पे नहीं जाएगा, इनके गले पे जाएगा। तो आप इसकी क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे? सर वो उनसे पूछे ना, तो वो ये कहते हैं ये हाथ जो है ना, ये अवाम का हाथ है और ये अवाम का हाथ ऑपोजिशन के गले पे जाएगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल कतई ऐसी बात नहीं वो करते। उनको पता है और आपको भी पता है। दरअसल आपने बात को गोल करने की कोशिश की है। बहरहाल आप कर सकते हैं, आप उनसे किसी दिन, चूंकि शेख रशीद साहब जो है ना, वो बिल्कुल किसी के सामने बैठने की उनकी जरूरत नहीं है, वो हमेशा से अकेले प्रोग्राम करते हैं, कभी किसी दूसरे के सामने आपस में वो आपने सामने जवाब नहीं दे सकते, किसी को फेस नहीं कर सकते, इसलिए कि वो हमेशा झूठ बोलते हैं। ये इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के मीडिया पे बैठ के बात करते हैं, लेकिन झूठी बात करते हैं। अब मैं एक बात अर्ज करूंगी, सिर्फ एक बात। अब सर, जब मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज साहब, मरियम बीबी, हमजा शहबाज, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा हाफिज साहब, कामरान माइकल साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, ख्वाजा सलमान रफीक साहब, हसन इकबाल साहब, अगर ये सब लोग जेल भुगत के आए और जेल के अंदर रहे और आज तक नैब इनसे 1 रुपए की जो रिकवरी थी वो नहीं कर सका, 90 दिन का इन्होंने फिजिकल रिमांड काटा, जेलों में रहे, तो अब हमें क्यों जरूरत है, अब क्यों हम डील और डील की बात करेंगे? ये कतई तौर पे फेक बातें हैं, झूठ है, झूठ का पलंदा है। शौकत बसरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपका। साहब, जब डील की बातें की जाती हैं खासतौर पर वजीर इत्तलात की जानिब से, तो उससे अवाम में आपकी नजर से क्या तासुर जाता है? क्या उसका इंटरप्रिटेशन ये ली जाए कि जब कोई बात होती है इस तरह की तो हुकूमत खौफजदा हो जाती है, फिर इस तरह की बातें टेलीविजन स्क्रीन पर लेके आती है? क्योंकि एक और बात अब ये भी हो रही है कि ये इस तरह की बातें सिर्फ अवाम में ही हो रही हैं। असल मकसद ये है कि जो मसाइल है अवामी, उनसे जो रुख है वो इस तरफ लाया जाए अवाम का, ताकि अवाम इस पर बात करते रहें। इसकी बात ना करें कि मुल्क में महंगाई हो गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कहां तक पहुंच चुकी हैं, आम आदमी की जो पर कैपिटा इनकम है वो कहां से कहां पर पहुंच चुकी है, और उस पर बात ना हो। मोहम्मद कामरान, आपके एक सवाल में 4-5 सवाल आते हैं। पहले तो इस बात को हम टेकअप कर लेते हैं कि जो इशू चल रहा है कि डील के हवाले से, डील और मुस्लिम लीग नून नाम दो हैं, काम दोनों का एक ही है। आप माजी उठाकर देख लें कि यहाँ पर डील करके चले गए, खाना काबा में बैठ के झूठ बोलते रहे हमारी कोई डील नहीं हुई है, फिर कहा 5 साल की हुई है, फिर कहा 10 साल की हुई है। ये किसने की थी? मैंने की थी, आपने की थी, या किन के लीडरान ने की थी? आगे चलते हैं। और फिर डील करके वापस आए, वो भी पता आपको। अब ये जो बात हुई है, किसकी लालियां वो खुशी से लहरा रही थी और कौन लाल पीला हो रहा था कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, मियाँ साहब बड़ी शान और शौकत से आ रहे हैं,
और कौन नाम लेकर गए थे? चलें, हमने ये खबर दे दी कि 4 बंदे जो हैं वो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं। कल शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि ये हमारी बातचीत हुई थी चेयरमैन सेनेट से। बात यह है कि धुआं कहीं वहीं से निकलता है जहां आग लगती है। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात की कोई बुनियाद नहीं है, तो भाई ये सामने आकर बताएं कि ये हम मियाँ साहब के साथ ना बात हुई है, ना ऐसी कोई चीज़ थी। तो मैं फिर आपको अर्ज करूं, बाकी रह गई बात, देखिए महंगाई, हुकूमत, ज़ाहिर है हुकूमत जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। हम जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के रिस्पॉन्सिबल से अल्लाह के बाद हम लोगों को फैसिलिटेट करना हमारी जिम्मेदारी है, और उससे तो हम भाग नहीं रहे हैं। मसाइल हैं, महंगाई बहुत बड़ा इशू है, इसमें कोई कतई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये एक सोची समझी साजिश के ताबे महंगाई को किल करने के लिए, उस इशू को किल करने के लिए, ऐसी बात हर लेकिन शौकत साहब एक जानिब फिर तो कहता हूं, जो विफाकी वज़रा हैं वो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन वाले बहुत गैर अहम हो चुके हैं, अगली हुकूमत भी हमारी है। जब एक जानिब ये बात की जाती है, फिर दूसरे ही सांस में ये भी बातें की जाती हैं कि फलाना बंदा फलाने लोगों से मिल रहा है। अब जब इस तरह की बातें की जाती हैं तो इसको अब क्या लिया जाए कि आप लोग डर रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, इसलिए आप खौफजदा हैं और यही बात आप ऑनर करना चाहते हैं? कामरान भाई, मैं आपको गुजारिश करूं कि इलेक्शन में हार जीत जो है वो इलेक्शन का हिस्सा है। यहां पर इमरान खान ना दिहाड़ियां लगाने आया है, ना वो टीटियां लगाने आया है, ना गोले वाला है, ना पापड़ वाला है, ना उनके मुलाजमों के अकाउंट से अरबों रुपया निकल रहा है। मैं फिर कहता हूं कि ये इलेक्शन भी आ जाना है, पहले भी हुआ है। तो सर फिर वो नूर आलम खान साहब, वो परवेज खटक साहब जो अंदरूनी बैठक में बात करते हैं, उनको फिर क्या समझा जाए? देखिए मेरी बात, नूर आलम खान साहब ने जो भी बात की है एक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कही है। ये मेंबरान करते रहते हैं बातें, उनको अगर शो कॉज नोटिस हुआ है तो पार्टी ने दिया है वो उसका जवाब देंगे। यहां पर कोई अंडर हैंड या अंडर कारपेट बातें नहीं होती हैं। अच्छा। और ये मैं समझता हूं कोई गुलाम इब्ने गुलामों की पार्टियां तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है कि तो वो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, ये अमरियत है। माफिया, वो गंदम माफिया, कोई एक्शन फिर नहीं हुआ? फिर अगर इस तरह की बातें नहीं थी, इनको क्या लिया जाए? कामरान भाई, अगर आप ये समझते हैं कि एक्शन नहीं लिया वजीर आजम ने, जी, तो मेरे भाई ये अदालतें जिनको कहते हैं कि हक और सच की फतह होती है, जब इनके हक में फैसले आते हैं तो जाए ना। मैं इस्लामाबाद बैठा हूं, इनकी सारी क़यादत यहाँ पे है, वो सारी रिपोर्टें उठाकर ले जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इदारों के अंदर, क्योंकि ये हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, ये करप्शन हुई है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हमारे खिलाफ तो फिर मैं कहता हूँ सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। इसलिए ये बात कहना कि वजीर आजम वाहिद वजीर आजम है जिसने कभी माजी में ये नहीं होता था, अपनी हुकूमत में होते हुए, वजीर आजम होते हुए वुज़रा को सैक किया, अगर नैब ने उनको पकड़ा तो उसमें हर्डल्स क्रिएट नहीं की। लेकिन सर अब सवाल ये उठता है कि उससे क्या फर्क पड़ा? वो तमाम चीजें, क्या चीनी की कीमत वापस 60-70 पे आ गई? क्या शुगर माफिया जेलों के अंदर गया? क्या अद्वियात की कीमतें वापस आ गई जो इस वक्त दीगर बहरान जन्म ले रहे हैं? अद्वियात हैं, दीगर भी चीजें हैं जो कि सामने आ रही हैं, क्या वो खत्म हो गई? वो ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मैं चाहूंगा कि पीजे मीर साहब से भी सवाल करूं। मीर साहब, आपकी गहरी नजर है और इस्लामाबाद में क्या चल रहा होता है उस पर आपकी भी गहरी नजर है। सर, कुछ लग रहा है जितने भी मसाइल हैं, पाकिस्तान जिन भी मसाइल से गुजर रहा है, आम आदमी को जो मसाइल हैं, इसके बावजूद क्या हुकूमत कहीं पर जाती हुई नजर आ रही है? 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी एहतजाज करना चाहती है, मार्च करना चाहती है, 23 मार्च को नून लीग पीडीएम एहतजाज करना चाहती है, तो कुछ फर्क पड़ेगा वैसे? देखें, ये जैसे मैंने पहले कहा है और हम हमेशा कहता हूँ कि ऑपोजिशन जो होती है उसका एक हक है कि वो अपोज करे, क्रिटिसाइज करे, हर चीज़ करे, और उसको एक ओपिनियन होता है। अब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो हमेशा हुकूमत की होती है, जिम्मेदार हैं, इनको एक मैंडेट मिला हुआ है, जो मर्जी हो। आज पीटीआई को है, पहले नून को था, पीपल्स पार्टी को, सबको अपना अपना मैंडेट था। आज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमने पहले भी देखा है, और जी जहाज़ चकलाला एयरपोर्ट पे खड़ा है, लाहौर पे खड़ा है, कराची पे खड़ा है, बस जी आ रहा है जा रहा है। ये रूमर्स, हमने रूमर फैक्ट्रियाँ बहुत बनाई हुई हैं और इन रूमर्स के ऊपर हम चलते हैं। अगर तो आप अपने आप को कहते हो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बनानास, तो फिर तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये रिपब्लिक है, ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये एक सॉलिड रिपब्लिक है, और आप एक डेमोक्रेटिक पाथ पे चल रहे हैं। ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत है, ठीक है, अपोजिशन कहती है सिलेक्टेड है, उसका हक है जो मर्जी कहे, लेकिन आपके पास एक डेमोक्रेसी है।
अब डेमोक्रेसी को अगर आप खुद पहले कहते हैं कि लूली लंगड़ी जमहूरियत भी एक डिक्टेटरशिप से अच्छी है, तो फिर आप डेमोक्रेसी को खुद डिरेल कर रहे हैं कि रोड पे आके आप हुकूमत को आप कह रहे हो कि हम ख़त्म कर देंगे। हुकूमत ना इमरान खान ने ख़त्म की थी नवाज शरीफ की रोड के ऊपर, कंटेनर के ऊपर, ना ये कोई कर सकता है। ये इस तरह नहीं है कि रोड पे आए तो हुकूमत आप ख़त्म कर दें। क्यों? क्योंकि याद रखें, जैसे करोगे वैसे भरोगे। तो आपने बल्कि मैं तो कहूँगा अपोजिशन को, इस हुकूमत को और तकड़ा करो। जो इकनॉमिक मसाइल हैं, जो महंगाई है, आप साथ मिल के एडवाइस करो बराए तामीर कि कल अगर आपकी हुकूमत भी आती है, आपके हाथ में कुछ आएगा। बिल्कुल। आप कहते हो चलो इनको निकाल दो, आर्ग्यूमेंट से, डिस्कशन से निकालते हो, और क्या कल रोटी सस्ती हो जाएगी, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, लोगों को आमदनी आ जाएगी? इस तरह नहीं होता है। मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन को एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, बिल्कुल अपोज करे, तनकीद करे, दबा के करे, लेकिन बराए तामीर, ताकि इनके हाथ में भी तो कुछ आए ना। ये इस तरह तनकीद करके व्हाट विल दे गेट आउट ऑफ इट? बिल्कुल ठीक है। ये हम पूछ लेते हैं आसिफ बाजवा साहब से। आसिफ बाजवा साहब, ये तनकीद करके हुकूमत को आपको मिलेगा क्या? तनकीद बराए तामीर करें जिससे अवाम का फायदा हो। एक जानिब आप वोट को इज्जत की बात करते हैं, आप कहते हैं कि अवाम के वोट को इज्जत मिलनी चाहिए। दूसरी जानिब मरियम नवाज का बयान आपने भी सुना होगा, गो के शायद खाकान अब्बासी उससे मुत्तफिक नहीं करते, इत्तफाक नहीं करते, लेकिन वो तो यही कहते हैं कि हर तरीके से हम हुकूमत को घर भेजने के लिए तैयार हैं। तो एक जानिब वोट को इज्जत देनी है आपने, दूसरी जानिब इस तरह की बातें करते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि हुकूमत को आप तामीरी मशवरे दें, उसके साथ शाना बशाना होकर मुल्क को कौम की तरक्की के लिए आगे बढ़ें? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बहुत खूबसूरत है। और इससे पहले जो हमारे बड़े सीनियर और बड़े मुअज़्ज़ज़ यहाँ पे पीजे मीर साहब बैठे हुए हैं, अगर आपने उनकी बातें गौर से सुनी हो, जो कि मैंने बहुत गौर से सुनी है, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि इस हुकूमत को तगड़ा करना चाहिए ताकि जो मईशत का मामला है उसको बेहतर किया जा सके। ये उनकी जो अल्फाज थे उसका लुब्बे लबाब यही था। तो इस सिलसिले में मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि जब इस पार्लियामान का सबसे पहला इजलास था, तो जब मियां शहबाज शरीफ साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन इलेक्ट किया गया और उन्होंने बीइंग अपोजिशन लीडर जो सबसे पहली स्पीच दी नेशनल असेंबली में, अगर आपके पास रिकॉर्ड यकीनन होगा, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आए हम आपके साथ मिलके बैठने को तैयार हैं और आपके साथ मिसाके मईशत करने को तैयार हैं। दीज वर द सेम वर्ड्स। तो क्या उस बात का मजाक नहीं उड़ाया गया? और आज भी, आज से चंद दिन पहले भी मियां शहबाज साहब ने यही बात की और टीवी पे बैठ के हुकूमत के वुज़रा ने कहा कि हम ये हमें समझाते हैं, ये हमें कहते हैं। जो अरस्तु है ना पीटीआई के, उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा हम इनसे पूछेंगे कि पैसे कैसे, दिहाड़ियां कैसे लगानी है, पैसे कैसे कमाने हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम इस पे बैठ के बात करने को तैयार है। लेकिन मियां साहब की बात का मजाक उड़ाया गया, लीडर ऑफ दी अपोजिशन का मजाक उड़ाया गया, ठट्ठा किया गया। और इमरान नियाज़ी साहब ने इससे पहले भी और बाद में कहा, मतलब कि ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत ही नहीं चाहती है कि ऑपोजिशन के साथ बैठे। शौकत बसरा के सामने ये सवाल रखूंगा। बसरा साहब, कहां पे स्टैंड करती है हुकूमत? क्या हुकूमत चाहती नहीं है कि ऑपोजिशन साथ मिले और साथ मिलकर मुल्क कौम की तरक्की के लिए आगे बढ़ा जाए, या फिर आप चाहते हैं कि बस हम ही हम हो, जब तक हम हैं हम खुद ही काम कर लेंगे और सब कुछ सही कर लेंगे? और अभी आप जो बात कर रहे थे बहरानों से निपटने के हवाले से, आपको पता ही होगा यूरिया खाद के साथ इस वक्त जो बहरान खड़ा हुआ है, गैस का बहरान है, मजीद बहरान आगे और आते रहेंगे, उनको निपटना कैसे है फिर आप लोगों ने? कामरान भाई, पहले तो मैं ये यूरिया वाली जो आपने बात कही, बिल्कुल इसको एंडोर्स करता हूँ। मैं छोटा मोटा, मैं भी किसान हूँ, जिम्मेदार है छोटा मोटा मेरा भी। इस वक्त हुकूमत ने तो सब्सिडाइज किया हुआ है और सब्सिडी नीचे दी हुई है जिम्मेदार को, लेकिन वहाँ पे खाद का इशू आ रहा है और वो जो 1700 कुछ रुपये भी 1800 रुपये मिलनी चाहिए, वो 2425 रुपये मिल रही है। उसके लिए हम भागदौड़ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये इशू रिजॉल्व हो जाए। हालांकि जो रेट्स किसान को हुकूमत ने इसने दिए हैं शायद अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन अगर उसका खाद का इशू बन रहा है तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है, जिसके लिए हुकूमत दिन रात काम कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि ये इशू रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, लेकिन आप पैरेलल देखें कि गंदम है, आटा गंदम है, अपना कपास है, आपका चावल है, आपका गन्ना है, ऐसे रेट्स कभी तारीख में किसान को कभी नहीं मिले जो हमें मिले हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं इस बात पे। देखें, अपोजिशन और हुकूमत जो होते हैं, जो पार्लियामेंट होती है, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। ये कैसे हो सकता है
कि दोनों अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो पार्लियामेंट का माहौल जो आप देख रहे हैं, इसीलिए ये माहौल है। क्या हमने नहीं कहा आए आके नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर हम लोग आपस में अच्छी तरह लेकर आए इलेक्शन कश्मीर पर रिफॉर्म्स लेकर आए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक है। शौकत बरसा साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। आसिफ वाजवा साहब, आपका भी शुक्रिया। और पीजे मीर साहब, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका भी शुक्रिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो नून मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम आज की ताज़ा खबर में एक बार फिर खुशामदीद। अब कुछ बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ इस केस की अहम समाअत हुई और नूर मुकद्दम के वालिद ने ज़ाहिर जाफर को सजाए मौत देने का मुतालबा किया है। जिस तरह गुज़श्ता रोज़ ज़ाहिर जाफर को पेश किया गया, वो भी बहुत से सवालात इकट्ठे करता है, खड़े करता है। बहुत से सवालात सीट पर बिठाकर पेश किया गया और उसको उठा के लाया जा रहा था। हम सब ने वो मनाजिर देखे और बताया जा रहा है कि ज़हनी माजूर है। ज़हनी माजूर है तो उससे उसके चलने का क्या ताल्लुक है, ये सबसे पहला सवाल था जिस तरह से उसको लाया गया। और अगर वो चलने से कासिर था तो इस तरह के ड्रामे कैसे आम आदमी को मुतासिर करते हैं कि क्या व्हील चेयर मौजूद नहीं है, क्या व्हील चेयर पर नहीं लाया जा सकता था, और क्या अब इस चीज को इस तरह से टैकल करने की कोशिश की जा रही है। शायद वो अब चलने फिरने से कासिल है, जहनी तौर से मुतासिर है, तो अब शायद उसको सजाए मौत ना दी जाए। शाह खावर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज रहे हैं और एडवोकेट भी हैं नूर मुकद्दम केस में। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब आपके वक्त का। शाह साहब, कहां तक ये केस पहुंचा है? क्या ये ओपन एंड शट केस नहीं है कि जहां पर जो कातिल है वो खुद कह रहा है मैंने कत्ल किया है और किस तरह कत्ल किया है उसकी सारी की सारी वो डिस्क्रिप्शन भी बताता है, और उसके बाद अब जो कुछ हो रहा है केस किस तरफ जा रहा है? देखिए, बात ये है कि ये जो एक इस्तिलाह है ओपन एंड शट केस, ये देखें, ये पाकिस्तान में एक कानून है, उसका एक तरीकाकार है, एक ज़ाब्ता फौजदारी है। जिस बंदे ने शाह खावर साहब, शॉट एक अहम खबर है वो हम नाजरीन के साथ शेयर करते चलें, फिर हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। शाह खावर साहब, आई एम सॉरी, आपको मैंने बीच में रोक दिया था, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि एक ज़ाब्ता की कार्रवाई होना जरूरी होती है कि ये जो क्रिमिनल ट्रायल होता है और वो भी सजाए मौत जिसमें हो, तो उसमें जो है अदालत ने वो पूरे ज़ाब्ते को जो है वो कार्रवाई जो है वो पूरी करनी पड़ती है। पहले उसमें चार्ज फ्रेम होता है, फिर उसमें इस्तगासा की शहादतें होती हैं, फिर जो मुल्ज़मान के वकील हैं उनको जेरा का हक होता है, तो ये तमाम चीज़ें पूरी करनी जरूरी होती है। उसके बाद मुल्ज़मान को भी उनका जो सफाई का राइट है वो भी दिया जाता है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँ कि अभी कल की तारीख तक जो है वो हम तकरीबन सारी शहादत इसमें इस्तगासा की मुकम्मल कर चुके हैं। उसमें सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसका कोई 3 घंटे का उसका बयान इब्तिदाई हुआ है, और अब 2 सिर्फ हेयरिंग्स के ऊपर गालबन 20 को और 24 को उस पे जो मुल्ज़मान के वकील जेरा कर सकेंगे। उसके बाद इस्तगासा की शहादत खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद एक मुल्ज़मान को एक सवालनामा दिया जाएगा अदालत की तरफ से, और अगर वो अपनी सफाई में कुछ शहादत लाना चाहते हैं तो वो भी ला सकेंगे, और उसके बाद इस केस का जो है फैसला हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि ये अगर इस महीने के आखिर में नहीं तो कम से कम फरवरी के पहले अशरे में जो है ये कम से कम ये केस का फैसला हो। ठीक है। अच्छा शाह खावर साहब, अब एक और चीज जिसके मैं इंट्रो में भी बात कर रहा था, जिस तरह से गुज़श्ता रोज ज़ाहिर जाफर को पेश किया गया, क्या आप समझते हैं कि इस मुकदमे को एक मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बात यह है कि इसमें जो सबसे बड़ी जो स्पेकुलेशंस भी हो रही थी और वो अपने मंतकी अंजाम तक भी पहुंच गई कि वो मुल्ज़िम ज़ाहिर की तरफ से जो है उनके वकील ने उनकी ज़हनी मरीज होने की जो है एक दरख्वास्त दी थी, जिसपे हमें नोटिस हुआ था और प्रोसिक्यूशन को भी हुआ था। तो हमने उस पर बहस की, और उसके बाद जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं अतार अबानी साहब, उन्होंने एक बड़े मुफस्सल ऑर्डर से उनकी जो ज़हनी मरीज होने की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी है। और जहाँ तक उनके जिस्मानी हालत का ताल्लुक है, अगर वो ये किसी वजह से वो आ नहीं पा रहा मुल्ज़िम और उसको व्हील चेयर पे लाया जा रहा है,
तो इसका केस के ट्रायल के साथ और मेरिट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि उनके सारी शहादतें जो है वो आ चुकी हैं, जुबानी भी, फोरेंसिक शहादतें भी, वाकयाती शहादतें भी। अब केस जो है वो बिल्कुल अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाला है। तो मैं नहीं समझता कि ये अगर लोगों के ज़हन में ये खदशा है कि वो उनका अगर ये ख्याल है या कि उनको ज़हनी मरीज होने की हैसियत से या जिस्मानी तौर पर मरीज होने की हैसियत से उनको कोई फायदा पहुंचेगा, अगर इस्तिगासा इसमें अपना केस प्रूव कर गया और अच्छा केस पेश कर दिया, तो मैं नहीं समझता मुल्ज़िम, मरकजी मुल्ज़िम और उसके साथ जो शरीक मुल्ज़मान है वो सख्त सजा से बच पाए। अच्छा शाह साहब, ये जहनी मरीज के हवाले से के ना होने के हवाले से क्या कुछ टेस्ट भी किए गए हैं, और क्या इस वक्त ये चीज़ भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि उस वक्त वो जहनी मरीज था, या फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त अब वो जहनी मरीज बन चुका है जाहिर जाफर? देखिए, ये आपका बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है। ये जो मौक़िफ़ होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है कि जिस वक्त उसने जुर्म का इर्तिकाब किया उस वक्त वो ज़हनी मरीज था, या ट्रायल के दौरान उसको कोई ज़हनी मर्ज जो है वो लाक हो गया है। तो उनका जो मौक़िफ़ उन्होंने दरख्वास्त में जो दिया था वो ये दिया था कि वो वक़ुआ के दिन भी जिस दिन उसने ये कत्ल किया और बाद में भी वो अभी तक ज़हनी मरीज है, तो उनकी जो वो प्ली थी वो बिल्कुल साबित नहीं कर सके, क्योंकि उस पर जो एडिशनल सेशन जज साहब ने जो हुक्म जारी किया है उनकी दरख्वास्त को खारिज करते हुए, उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे सामने पेश होता रहा है, वो कई दफा हमारे साथ गुफ्तगू भी हुआ है और पुलिस ने भी उसके बारे में ये फाइंडिंग दी है। और दूसरा ये है कि उस दरख्वास्त में कोई ऐसा सबूत नहीं लगाया गया कि वो माजी में किसी ज़हनी इलाज जो है उसका होता रहा हो या उसको कोई मेडिकल हिस्ट्री हो। तो सिर्फ उस वक्त ये ट्रायल के दौरान ये प्ली ले लेना कि वो ज़हनी मरीज है, ये काफ़ी नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि मेरी एस्टिमेशन के मुताबिक जज साहब ने कि वो बिल्कुल भी ज़हनी तौर पे जो है वो मरीज नहीं है और वो जो कुछ कर रहा है वो समझी साजिश के तहत। अच्छा सर, अब एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, क्या सज़ा एक्सपेक्ट करती हैं आप लोग कि इस सारे मामले में जाकिर जाफर से के खिलाफ, जाहिर जाफर के खिलाफ और साथ साथ शरीक मुजरिमान जो हैं उनके खिलाफ आप क्या समझते हैं कि क्या सज़ा होगी? देखिए, जो कि मुल्ज़िम जाहिर जाफर है उसके खिलाफ जो अभी तक शहादत पेश की जा चुकी है और जो हमारा भी केस है वो बड़ा मजबूत है कि वो हर लिहाज से इस जुर्म से जो है वो कनेक्ट हो रहा है। तो उसमें तो फिर जब ये साबित हो जाता है तो फिर तो अदालत ने फैसला करना होता है और वो जो सख्त से सख्त सजा है वो तो सजाए मौत है। और उसके साथ जिन जिन लोगों ने उसके जुर्म में अयानत की है, अगर वाकई वो ऐसी अयानत है कि वो अगर अयानत न करते तो जो मरहूमा है उसकी जान बच सकती थी, तो उनको भी कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है, उनको भी सजाए मौत हो सकती है। अगर सजाए मौत ना हो तो उनको उम्र कैद हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो शहादत को ख़त्म करने की कोशिश की, वो जो ताज़ीरात पाकिस्तान में जो सज़ा मुतय्यन है वो भी उनको मिलने जो इम्कान है। और ये शरीक मुल्ज़िमान में कौन कौन शामिल है, जाकिर जाफर और साथ कौन कौन है? उसके जी जाहिर जाफर के वालिदैन हैं, उसकी वालदा हैं, उनके वालिद हैं, और इसके अलावा उनके घर के दो मुलाजमीन हैं, एक चौकीदार है और एक गालबन उनका जो है वो बावर्ची है। और उसके अलावा 5 या 6 लोग जो हैं वो थेरेपी वर्क्स के हैं कि जिन्होंने आके उसको रेस्क्यू करने की मुबैना कोशिश की और उस वाक़े की जो है वो पुलिस रिपोर्ट को रिपोर्ट नहीं की। तो ये तमाम जो लोग हैं, ये 13 लोग हैं जो कि ये ट्रायल फेस कर रहे हैं। और उम्मीद है कि जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्द इस केस का जो है ये फैसला होने वाला है और उसमें हमें उम्मीद है कि जिसने जिस जुर्म का इर्तिकाब किया उसमें ताज़ीरात पाकिस्तान में मौजूद जितनी सख्त से सख्त सज़ा है उनको मिलने का इम्कान है। ठीक, बहुत शुक्रिया शाह खबर साहब, आपने वक्त दिया टेलीविजन को। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ अब मूजी वबा कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है, एक बार फिर से जोर पकड़ती जा रही है कोरोना की ये लहर। और मजमूई तौर पर अगर मुल्क भर की बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों में तकरीबन 10% इजाफा हुआ है कोरोना के केसेस में, मुस्बत केसेस में। और अगर कराची की बात की जाए तो ये अलार्मिंग है, कराची में 40% मुस्बत केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और ये वो केसेस हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं। अभी गैर रजिस्टर्ड कितने केसेस हैं
ये खुद से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अगर बात की जाए 16 साल से कम उम्र बच्चों की, तो उनमें भी कोरोना के केसेस जो हैं, इस बार कोरोना की नई लहर जो ओमिक्रॉन है वो हम देख रहे हैं कि वो उससे मुतासर हो रहे हैं। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जहनी मसाइल जो हैं लोगों में, बच्चों में, वो इस वबा की वजह से उनमें भी इजाफा हो रहा है। और बताया जाता है कि 30% इजाफा हुआ है जहनी अमराज में कोरोना की वजह से। और अगर वबा के हवाले से दवा की बात की जाए तो पाकिस्तानी और चीनी माहिरीन ने एक दवा तैयार की है, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि एक बार फिर से कोरोना की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? आप नहीं समझते कि अब तो वैक्सीनेशन भी हो गई थी और कोविड की जितनी पाबंदियां हैं उस पे भी अमल दरामद हो रहा था, इसके बावजूद एक बार फिर से इजाफा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आपकी दो बातें कि वैक्सीन भी लग गई है और पाबंदियों में भी अमल दरामद हो रहा था, दोनों बातें थोड़ी सी समझने की है। कि देखें, वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा कोरोना का, ये बिल्कुल गलत है। वैक्सीन लगने वालों को भी इन्फेक्शन हो सकता है, वो अलग बात है कि उनको शिद्दत नहीं होगी, मामूली सा उनको प्रॉब्लम होगा, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि देखिए, पाकिस्तान में तो मैं नहीं समझता कि किसी भी पाबंदी को फॉलो किया जाता है कहीं पर भी। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं कई महीनों से कह रहा हूं कि इस तरह की सूरत हाल है जैसे कि पाकिस्तान से कोरोना का खात्मा हो गया है। आप किसी भी शादी में चले जाएं, शादी की तकरीब में या कोई भी गैदरिंग में चले जाएं, लोग गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और किसी जगह पर भी, कहीं पर भी SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो यकीनन इसकी वजह यही है कि ये चूंकि बहुत तेजी से फैलने वाला वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा तेजी से फैलता है, तो इसीलिए ये एक से दूसरों को, अभी मुझे पता चला, एक जानने वाले की किसी शादी में पता चला है कि शादी के जो दुल्हा दुल्हन के पूरी फैमिली और जो मिलने जुलने वाले काफी लोग जो हैं, उन्होंने शादी अटेंड की, सब पे सब बीमार हो गए हैं। लेकिन सर, अब तो ये सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ये अगर पाबंदियों पे अमल नहीं हो रहा था तो इससे पहले भी नहीं हो रहा था। जब वैक्सीन आज से 1 महीना 2 महीने पहले की बात की जाए तो एकदम से सर्ज कैसे आता है? इसकी वजूहात क्या होती हैं? आपने जो बात की, शादियों पे लोग शिरकत कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, या फिर कोरोना पाबंदियों पे अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, वो तो पहले भी नहीं कर रहे होते, एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि सर्ज आता है और केसेस में इजाफा हो जाता है? वो एकदम से ऐसा होता है कि ये नया वेरिएंट आ गया ना, एक नया वेरिएंट आया साउथ अफ्रीका से, और आपने देखा कि इस वक्त 100 से ज्यादा ममालिक में ये ओमिक्रॉन फैल चुका है। और ये भी आपने सुना होगा कि ये बहुत तेजी से फैलने वाला है। तो ये एकदम से नहीं होता है। हमारे यहाँ ओमिक्रॉन के आने से पहले डेल्टा वेरिएंट मौजूद था, और वो अभी भी डेल्टा वेरिएंट मौजूद है, जो कि ये बताया जा रहा था कि 300, 400, 600 केसेस रोजाना डेल्टा वेरिएंट के रिकॉर्ड हो रहे थे, रजिस्टर्ड हो रहे थे। अनरजिस्टर्ड इससे ज्यादा होंगे। तो जब ओमिक्रॉन आया है तो वो चूंकि बहुत तेजी से फैलता है, तो इसका भी वही होगा जैसे 4 लहरों में, 4 वेव्स में हमने देखा कि ये इसकी पीक आएगी, कोई फरवरी के मिड में इसकी पीक आएगी, बहुत सारे लोग बीमार होंगे, और चूंकि लोग एहतियाती तदाबीर नहीं अपना रहे हैं, तो नतीजा ये होगा कि जब आपको इसके फैलाव को रोकने की बात होगी तो आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त लॉकडाउन का कोई ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही लॉकडाउन की। और मैं बार बार यही कह रहा हूं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझती है कि हुकूमत सख्ती से SOPs पे अमल दरामद कराए। जहां पर SOPs पे अमल दरामद नहीं कराया जा रहा है, उस पे उसको आप ताला लगा दें, उसको बंद कर दें, चाहे वो शादी हॉल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो। और एक दूसरी चीज मैं बात करता हूं कि ये वक्त है हमारे लीडरान को सोचने का कि इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम सियासी पार्टियों से कि इस वक्त जो रैलीज हैं, जो धरना है, जो जलसे जुलूस हैं, या किसी किस्म का जो क्राउड जमा करने वाली बात है, ये नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों जो एक फेस्टिवल 2 मनाया गया, एक मैरीटाइम में हुआ और एक कराची ईद के नाम से हुआ फेस्टिवल, ये सब गलत है। इसकी हुकूमत ने गलत इजाजत दी है।
मैं समझता तो हूं सर कि इसका ये फिर बहुत बड़ा- अब हल जो है, क्या लॉकडाउन ही हल है या फिर इसका हल अद्वियात का फराहम होना, कोई दवा का बन जाना? अभी मैं खबर ये भी पढ़ रहा था कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर एक दवा भी इसके खिलाफ तैयार कर ली है। प्रॉपर दवा कब तक मार्केट में अवेलेबल होगी और क्या समझते हैं हल जो है वो दवा ही नहीं है इसका? देखिए, मैं समझता हूं इसका हल ये है कि कोरोना आपकी जिंदगी से अभी नहीं जाएगा। आप चाहे जितनी भी दवाइयां ले लें, इसके वेरिएंट्स आते रहेंगे। जब तक पूरी दुनिया में 80 से 85% लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे, मुख्तलिफ वेरिएंट्स आते रहेंगे। करना ये होगा कि हर आदमी को इसके साथ जीने का तरीका आना पड़ेगा। हमें इसके साथ रहना पड़ेगा और इसके रहने के लिए यही है कि 3-4 चीजें हैं कि आप जब भी आप कहीं 2-4 लोगों में जाएं या मजमे में जाएं तो मास्क लगा के जाएं, प्रॉपर मास्क लगा के जाएं, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिलें। इसके फैलाव को आप जितना रोकेंगे उतना अच्छा रहेगा और आप इस बीमारी से महफूज रहेंगे। इसका एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी जिस्म की कुव्वत मदाफियत बढ़ाए। वायरस जो है उन्हीं पे अटैक करता है जिनकी कुव्वत मदाफियत कम होती है। हमारे यहाँ लोग रात भर जागते हैं। अगर आप जल्दी सो जाएं और जल्दी उठ जाएं, जो कि कहा जाता है अच्छी सेहत के लिए, तो आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है। और फिर आप लिक्विड का इस्तेमाल ज्यादा करें, जूस है, सूप है, पानी है, दूध है, इस तरह की चीजें करें और अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, तो इन चीजों से हो जाता है। फिर तीसरी बात जो है वो दवा की। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो वैक्सीनेशन की आप बात कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाई जाए, तमाम वैक्सीनेशन जितनी भी वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में, क्या वो नए वेरिएंट्स पर भी उतनी ही कारआमद हैं जितनी इससे पहले वाले वेरिएंट्स पर होती थी, और आने वाले वेरिएंट्स पर भी उतनी ही रहेंगी? क्योंकि इसराइल के हवाले से मैं पढ़ रहा था कि उनकी 4th डोज लगाई जा रही है वहां पर उनकी आबादी को, और इसके बावजूद वो उनकी जो सर्ज है कोरोना केसेस में है उसमें फिर भी इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, वैक्सीन आपको काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है सीरियसनेस में, आपको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होने देगा। लेकिन ये कहना कबल अज वक्त होगा कि आने वाले वेरिएंट्स को ये जो वैक्सीन मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है वही प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये नया वायरस है और वेरिएंट्स आते रहेंगे। तो हमें बाद में अब तक जितने भी ये जो वैक्सीन लग रही हैं, इन्होंने अब तक तो वेरिएंट्स को किया है, कवर किया है, लेकिन ये जो वेरिएंट्स ओमिक्रॉन, ये किसी वैक्सीन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जिन्होंने बूस्टर डोज लगा ली है वो थोड़े से महफूज है। तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के ये बूस्टर डोज का सिस्टम बनेगा कि साल में एक दफा या 6 महीने में एक दफा ये कोई बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा, तो शायद आपकी बचत होगी। लेकिन ये भी कंफर्म बात नहीं है। और डॉक्टर साहब, अब ये जो वेरिएंट्स के हवाले से हमारे पास तहकीक में क्या कुछ सामने आ चुका है? नए नए वेरिएंट्स जो आ रहे हैं, क्या वो पहले वेरिएंट से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, या पहले वेरिएंट्स के से कम उनकी जो मुतासिर करने की उनके अंदर सलाहियत होती है वो होती है, या फिर वो अपनी हैयत तब्दील कर रहे हैं तो मजीद स्ट्रांग होते जा रहे हैं? दोनों चीजें हो रही हैं। जैसे कि पहले अल्फा बीटा वगैरह था, जो वो थोड़ा सा तेज तो थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो उसमें प्रॉब्लम आई वो डेल्टा वेरिएंट में आया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। काफी आपने देखा कि हिंदुस्तान में भी काफी लोग उसमें इंतकाल कर गए और काफी तबाही, उसके बाद इंडोनेशिया में बड़ी तबाही मचाई गई। लेकिन अब जो उसके बाद जो नया वेरिएंट ये ओमिक्रॉन आया, वो इतना ज्यादा शिद्दत नहीं है। शिद्दत इसकी सिर्फ फैलाव में है, लेकिन इसमें मामूली सी सिम्टम्स है। जिस्म में काफी दर्द होता है, बुखार होता है, नजला जुकाम है, किसी किसी को खांसी भी होती है, लेकिन जिस्म का दर्द काफी हद तक परेशान कुन होता है। तो इतना नहीं है कि आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट में सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी और ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी। तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। आने वाले वेरिएंट को हम नहीं कह सकते कि उसके अंदर जो है वो कितना उसकी शिद्दत होगी और कितना उसकी शिद्दत नहीं होगी, तो ये वक्त बताएगा। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि हमें जितने भी वेरिएंट आ जाएं, उसका एक ही तोड़ है कि आप एसओपीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पीएमए, आपने वक्त दिया, इनको आपका शुक्रिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मुझे मोहम्मद कामरान को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।